Now we will, after the vectors, we can now start with motion. Motion can be in one dimension or two dimension or three dimension. Now from here also we understand the utility of vectors. But why do we study vectors? Vectors की नौबत क्यों आई? Why do we study vectors? See, अगर मोशन सिर्फ वन डायमेंशन में होता तो हम प्लस साइन या माइनस साइन का यूज़ कर लेते दिखाने के लिए कि ये दिशा प्लस है या ये दिशा माइनस है. और मोशन अगर दो दिशाओं में होता, दो डायमेंशंस में होता, तो भी हम प्लस माइनस का इस्तेमाल कर लेते कि ये दिशा का कोई साइन होता और इस दिशा का कोई साइन होता. दो डायरेक्शंस का कोई अलग अलग साइन ले सकते थे हम. प्लस माइनस से हम यूज़ कर सकते थे प्लस और माइनस को, कि प्लस से डायरेक्शन हो गई और माइनस कोई और डायरेक्शन हो गई. बट the problem came in three dimension. When the motion is happening in three dimensions, then it becomes difficult. X, Y and then this is Z. So X डायरेक्शन में I कैप और Y डायरेक्शन में J कैप और Z डायरेक्शन में K कैप, हमें तीन डायरेक्शंस का यूज़ करके हम आसानी से थ्री डायमेंशन मोशन को समझा सकते थे. खैर ये तो बेसिक बात हो गई कि मोशन किन किन डायमेंशंस में हो सकता है. इन नॉर्मल मोशन की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट मोशन फर्स्ट, कि मोशन एग्जैक्टली है क्या चीज़. व्हेन अ बॉडी changes its position with respect to time and immediate surroundings, the body is said to be in motion. जैसे कि सपोज ये एक किलोमीटर स्टोन है, ये पास में सड़क है. अब किलोमीटर स्टोन समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा समय के साथ. तो आप इसको बोलोगे कि ये रेस्ट पर है, और ये सचमुच में रेस्ट पर है. पर अगर कोई दूसरे प्लैनेट से इसको सपोज मून से कोई देखता है तो अर्थ के साथ साथ ये किलोमीटर स्टोन काफ़ी तेज़ गति से ट्रैवल करेगा, गोल गोल घूमेगा. फिर मैं इसको रेस्ट नहीं बोल पाऊँगा. या अगर कोई गाड़ी मान लो 20 की स्पीड से मूव कर रही है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, और मैं भी अपनी सपोज कार में हूँ और मैं भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव कर रहा हूँ, तो मेरे को ये मूव होती नहीं दिखेगी. हालांकि कोई इंसान अगर सड़क पे खड़ा हुआ हो तो इसको मूव करते हुए देख सकता है. यानी कि कोई बॉडी मोशन में है या नहीं है ये एब्सोल्युटली नहीं कहा जा सकता. ये देखने वाले पर डिपेंड करेगा कि वो कहाँ है और वो मूव कर रहा है कि वो स्टेशनरी है. इन बातों पे बहुत डिपेंड करता है. तो सिर्फ हम टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं बोल सकते कि बॉडी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी लोकेशन पर ही है तो वो मोशन में, वो रेस्ट पर है, और टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन से हट रही है तो वो मोशन में है. इसलिए हमने एक और चीज़ जानी, इमीडिएट सराउंडिंग्स. और इमीडिएट सराउंडिंग हम निर्धारित कर लेंगे कि क्या है. या तो वो मैं हूँ, अगर बस की या किसी गाड़ी की बात हुई जो 20 पे चल रही है, मैं भी 20 पे चल रहा हूँ, मेरे रिस्पेक्ट में होगा. मैं इमीडिएट सराउंडिंग सेलेक्ट किया जाऊँगा तो फिर ये रेस्ट पर आ जाएगा. इमीडिएट सराउंडिंग में अगर ये आदमी या कोई पेड़ ले लिया जाएगा तो ये मोशन में आ जाएगा.
तो इसीलिए इमीडिएट सराउंडिंग मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है मोशन की डेफिनेशन में। और इसी तरीके से हम रेस्ट में भी यही डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हेन अ बॉडी does not change its direction with respect to time and immediate surrounding, the body is said to be in rest, हमें इमीडिएट सराउंडिंग इसलिए जोड़ना होता है कि पूर्ण रूप से कोई भी बॉडी कभी भी एब्सोल्युटली ना रेस्ट डिफाइन करी जा सकती है, ना ही मोशन में डिफाइन करी जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किलोमीटर स्टोन है, और किलोमीटर स्टोन जो है वो मून के रिस्पेक्ट में मोशन में आ जाएगा क्योंकि अर्थ मूव कर रही है, पर अर्थ पर कहीं से भी देखोगे तो ये किलोमीटर स्टोन रुका हुआ ही महसूस होगा। तो मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा कि मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन में इमीडिएट सराउंडिंग एक इम्पॉर्टेंट वर्ड क्यों है। आप कभी भी इसको एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकते, परंतु आप इसको किसी के रिस्पेक्ट में, देखने वाले के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मोशन चैप्टर है ये ऑब्जर्वर के माध्यम से ही समझा जा सकता है, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। सो विथ रिस्पेक्ट टू जो शब्द है WRT, जो उसका एक्रोनिम है, विथ रिस्पेक्ट टू कई बार आपको मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऐसे कई बार आपको काइनेमेटिक्स में, मोशन में आपको ये शब्द मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू, बिकॉज आपको ये निर्धारित करना होता है कि किसके रिस्पेक्ट में मोशन हो रहा है।